हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष यादव सर एक बार फिर आप सभी का हिंदी की इस तासिका में स्वागत करता हूं और इसके साथ ही आप सभी को इस नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। छात्रों, अभी तक हमने दूसरी इकाई में महिला आश्रम यहाँ तक का लेसन पढ़ लिया है। आगे जो पढ़ना है उसमें हमें अभी और 3 लेसन बाकी हैं, जिसमें कि जब तक जिंदा हूँ लिखता रहूँगा, और उसके आगे है बूढ़ी काकी, और लास्ट एक लेसन है समता की ओर। तो बच्चों, आज मैं आपको समता की ओर यह आपके पाठ्यपुस्तक की अंतिम कविता जो है वह पढ़ाने वाला हूँ, और बाकी के जो 2 लेसन रह जाएंगे, जब तक जिंदा हूँ लिखता रहूँगा और बूढ़ी काकी, यह आपको अगली तासिकाओं में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो बच्चों, हम अपने आज की जो कविता है समता की ओर, उसकी तरफ बढ़ते हैं। समता की ओर इस कविता के रचनाकार या कवि जो हैं वह है मुकुटधर पांडे। इनका परिचय एक बार देख लेते हैं। जन्म 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ और मृत्यु 1989। परिचय। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्प आयु से ही लिखना शुरू कर दिया था। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व मुख्यता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी अपनी अधिकार के साथ लिखा है, पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। प्रमुख कृतियाँ आपकी कुछ इस प्रकार हैं। पूजा फूल, शैलबाला कविता संग्रह है, लक्ष्मा अनुदित उपन्यास, परिश्रम निबंध, हृदयदान, मामा और स्मृति पुंज आदि। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। पद्य की तरफ बढ़ते हैं जरा। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। शिशिर ऋतु की ठंडक समूचे वातावरण को प्रभावित कर देती है। उसका प्रभाव प्रकृति, पृथ्वी, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, मनुष्यों तथा आकाश में स्थिर चांद तारों पर भी पड़ता है। यह ऋतु धनिक वर्ग जैसे सुविधा संपन्न लोगों के लिए जहां आनंददायी होती है, वहीं दीन दरिद्रों जैसी सुविधा विहीन लोगों के लिए कष्टदायी होती है। ऐसा इस कविता के माध्यम से लेखक ने हमें बताने की कोशिश की है। चलो अब हम अपनी कविता की ओर बढ़ते हैं। बीत गया हेमंत भ्रांत, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंजटिका है छाई। बीत गया हेमंत भ्रांत, भ्रांत मतलब भाई। कवि कहते हैं शिशिर ऋतु के भाई, हेमंत का समय बीत गया। हेमंत मतलब दिसंबर और जनवरी का मतलब मकर संक्रांति के पहले तक के समय को हेमंत, और मकर संक्रांति के बाद जो होता है वह शिशिर ऋतु का आरंभ वहाँ से
हो जाता है। तो कवि कहते हैं शिशिर ऋतु के भाई हेमंत का समय बीत गया, अब शिशिर ऋतु का आगमन, मतलब शिशिर ऋतु आ गई है, आगमन हो गया है। शिशिर ऋतु में प्रकृति है द्युतहीन, अवनी में कुंजटिका छाई। शिशिर ऋतु में कपा देने वाली ठंड के कारण प्रकृति का आभा खत्म, प्रकृति की सुंदरता खत्म हो गई है और वह कांति रहित, कांति मतलब द्युतिहीन मतलब कांति रहित, चमक रहित, अवनी मतलब पृथ्वी में कुंजटिका धुंध छाई हुई है। कवि का कहने का मतलब है प्रकृति की आभा खत्म हो गई है, चमक जो है खत्म हो गई है और कांति रहित, चमक रहित हो गई है, पृथ्वी पर धुंधलका छा गया है, अर्थात ओस पड़ने से, फॉग पड़ने से हर तरफ धुंधलापन दिखाई पड़ता है। पड़ता खूब तुषार पदमदल, तुषार पदमदल मतलब ये तुषार का मतलब हो गया बर्फ, पदमदल मतलब होता है कमल दल। तालों में बिलखाते अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। पड़ता ठंड के कारण क्या होता है, तुषार खूब बर्फ पड़ती है और पदमदल, पदमदल मतलब कमल के फूल तालाबों में बिलखाते, बिलखाते मतलब कष्ट सहन करते हैं। किस तरह का कष्ट, जिस तरह से एक अन्यायी राजा, अन्यायी नृप, अन्यायी मतलब अत्याचारी, नृप मतलब राजा के दंडों से यथा लोग दुख पाते, जिस तरह एक अन्यायी राजा के दंडों से लोग दुख पाते हैं, ठीक उसी प्रकार का दुख यहाँ पर तुषार पड़ने अर्थात बर्फ के कारण पदमदल कमल के फूलों को हो रहा है, ऐसा लेखक यहाँ पर कहना चाहता है। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान सियार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। निशा काल में लोग घरों में अर्थात रात के समय लोग घरों में निज निज अपने अपने घरों में सो जाते हैं। बाहर, लेकिन बाहर श्वान मतलब कुत्ते, सियार मतलब गीदड़ चिल्ला चिल्ला कर बार बार रोते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन में आता, शून्य गगन मंडल को देख यह मन में है भय पाता। अर्धरात्रि मतलब आधी रात को घर से जो कोई आंगन को आता, अर्थात आंगन में खड़े होकर, घर में के आंगन में, अर्धरात्रि को घर के आंगन में जब कोई खड़े होकर शून्य गगन मंडल को देख, शून्य गगन मतलब आकाश को देखता है तो यह मन में भय पाता, अर्थात उसको डर, ऐसा वातावरण, आकाश का ऐसा वातावरण देखकर उसके मन में डर पैदा होता। आकाश मंडल की ओर देखता है तो वहाँ दृश्य देखकर उसे डर लगने लगता है। तारे निप मलिन चंद ने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। तारे निपट मतलब बिल्कुल, मलिन मतलब धुंधले एकदम। तारे कैसे दिखते हैं, वहाँ आकाश में जो तारे कभी चमकते थे वह एकदम बिल्कुल धुंधले दिखते हैं। चंद ने पांडुवर्ण है पाया, और चंद्रमा जो है वह अभी पीलापन लिए हुए, रंग लिए हुए है। और मानो किसी राज्य पर, यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी राज्य पर राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया है, किसी राष्ट्र पर कोई राष्ट्रीय आपदा आई है। धनी को है मौज रात दिन है उनके पौबारे, धनी दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। धनी वर्ग जो है
जो जिनके पास पैसे हैं, कभी कहते हैं कि शिशिर ऋतु की कष्टदायी ठंड में भी धनी वर्ग जो है, वर्ग के व्यक्तियों को आनंद ही आनंद है, उनको बहुत मजे हैं। वे रात दिन मौज मजा करते हैं। क्या रात दिन है उनके पौबारा, उनको रात दिन लाभ, दोनों का भी लाभ है। वे रात दिन मौज मजा करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। लेकिन गरीब दरिद्रों के लिए ही शिशिर ऋतु की ठंड में दुख ही दुख है। उन्हें बहुत कष्ट, गरीबों को, दरिद्रों को इस ठंड में बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है। दीन मतलब गरीब, मत्थे मतलब जिम्मे। दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। ठीक है, मत्थे मतलब उनके जिम्मे ही सारे दुख पड़े हुए हैं। वे खाते हैं हलवा पूरी, दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। जो धनी वर्ग है वह इन ठंड के मौसमों में लोग हलवा पूरी और ताजी दूध मलाई खाते हैं और ठंड का आनंद लेते हैं। लेकिन गरीबों और दरिद्रों को सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब नहीं होती है। अर्थात उन्हें ऐसी ठंड में बाहर काम करने को भी नहीं मिलता है, तो ऐसी ठंड में उन्हें उपवास भी करना पड़ सकता है या पड़ता है। आगे देखते हैं। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े साल दुसाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। अर्थात धनी वर्ग के जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वे उनके ऊपर ठंड का कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वे रंगीन और कीमती साल दुसाले ओढ़ते हैं, साल ओढ़ते हैं। इससे उन पर जाड़े का थोड़ा भी असर, तनिक भी असर नहीं होता है। मगर ऐसे समय गरीबों की हालत बुरी होती है। ऐसे समय में, इस ठंड में गरीबों की हालत बुरी होती है। इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। उनके पास ऐसे मूल्यवान दुसाले या साल कंबल नहीं होती हैं, तो ऐसे में दिन रात उन्हें कांपते हुए दिन रात काटनी पड़ती है। उनके ऊपर ओस और पालों का भी सामना, उनके शरीर को ओस और पालों का भी सामना करना पड़ता है। वही लेखक कहता है, पर इनके कंपित मतलब कांपने वाले बदनों अर्थात शरीरों पर गिरते हैं नित्य पाले मतलब ओस की बूंदें। नित्य पाले मतलब ओस की छोटी छोटी बूंदों उन्हें सहन करनी पड़ती हैं। वे हैं सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। वे धनी वर्ग के पास सुख के तरह तरह के साधन है, बहुत सारी साधन है उनके, और वे सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं। उनके कोठियां हैं, बंगले हैं, वे बंगलों में रहते हैं। लेकिन गरीब जो है, इसके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। और लेकिन वहीं दूसरी जगह जो गरीब दरिद्र वर्ग के घर हैं, वे टूटे फूटे हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, उनमें किसी तरह का कोई सुख साधन सुविधा नहीं है। वहाँ का माहौल भी एकदम उदासी भरा हुआ होता है। पहले हमें उधर की चिंता थी, न कदापि सताती, माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। लेकिन पहले के समय में, कभी कहते हैं कि पहले के समय लोग प्रकृति पर, जब सब नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर निर्भर करते थे, तो किसी को पेट भरने यानी क्षुधा पूर्ति की कोई चिंता, अर्थात पेट भरने की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी।
सभी को प्रकृति अपने हिसाब से कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य पूर्ति करती थी। प्रकृति हमें हमारी सारी आवश्यकता सम माता समान माता सम थी। प्रकृति हमारी पालन करती जाती, वह माता के समान समान रूप से सबका पालन करती थी। सम मतलब समान रूप से सबका पालन पोषण करती थी, ऐसा लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। कभी कहते हैं कि मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी का आपस में भाई भाई का नाता है। एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ न कुछ अधिकार होता है, इसलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार लेखक ने इस समता की ओर इस कविता के माध्यम से हमें यह बताने की कोशिश की है कि समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। सभी अमीर हो या गरीब सभी इंसान हैं, भाई भाई हैं, इसलिए सभी का हमें आदर सम्मान करना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में अमीरों को गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में विचार करना चाहिए। आशा करता हूँ छात्रों, आप बच्चों, आप सभी को यह लेसन यह कविता जो है समझ में आई होगी। धन्यवाद।